Hello students, welcome to Next Level India, transforming potential into achievements. So students, हमने कल अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड करा था पॉलिटी का, जिसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत करी थी। तो कल हमने कुछ उसके सब टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी लेक्चर्स को ट्राई करेंगे कि आज हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सम अप करें हम इसको। फाइन। तो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट जहाँ से भी छोड़ा था उसके आगे से हम शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्लाइड्स मैंने ऐसी ऐड की हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स ऐड किए हैं जिनको समझाने की जरूरत है। मैं वो आपको शायद इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, बस इसलिए ऐड किए हुए क्योंकि मैंने पीवाईक्यू चेक कर रहा था। वहां पे कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट्स थे वो क्वेश्चंस में पूछे गए थे, जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो बड़ी सारी ऐसी फैक्ट्स यहाँ पे होंगी, ऐसी कुछ भी स्टेटमेंट्स होंगी जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो सिर्फ आपके कंटेंट के लिए है कि आप उसको एक बार रीड कर लो, ताकि इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में दिखती है तो आपको ये समझ आ जाए कि दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, वी शुड proceed into a lecture. Our first thing is legislative powers. Wait a second, students. First is legislative powers. स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? क्योंकि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपनी असेंट नहीं देंगे या उस पर वो साइन नहीं करेंगे। ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ही समन्स, ही प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। जब भी कभी सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, तो सेशंस के लिए बुलाना और सेशंस को एंड करना, दिस इज समन मींस उनको बुलाना, और प्रोरोग मींस उनको एंड करना। ये किसका काम होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम होता है। सेकंड, डिसॉल्व द लोकसभा। जब कभी भी हमें लोकसभा डिसॉल्व करनी होगी, इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइन। ये जरूरी, जब हमारी इलेक्शंस कंटेस्ट की जाती हैं तो जब इलेक्शन करवाने से पहले हम लोकसभा को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कहें तो ये इलेक्शंस के पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है। इट इज सोलली डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फाइन। सेकंड, इट समन्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस का मतलब क्या है कि मान लो कि दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, कोई एक बिल ऐसा गया जहां पे एक हाउस ने बिल को पास कर दिया और सेकंड हाउस उस बिल को पास नहीं करा, बट दैट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उस बिल को वो पास करना जरूरी है। उस केस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, और उस जो सिटिंग होती है उस पर प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है। सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और लेकिन ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। फाइन। थर्ड पॉइंट इज एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। जब भी हमारी नई सरकार बन के आती है तो जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी कौन वहां पे प्रेसिडेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करता है। Next, he sent message to the houses of the parliament whether with respect to the bill pending in the parliament or otherwise. अगर कोई भी बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, उस केस में वो पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं कि यार इस बिल को एक्सपेडाइट करो, ये पेंडिंग क्यों है। नेक्स्ट, अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ द स्पीकर चेयरमैन एंड द डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन फॉल्स वैकेंट। जब कभी भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होगा या डिप्टी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होगा, चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होगा या फिर डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होगा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट किसी भी एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं उस ऑफिस के लिए, उस चेयर के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज प्रायर परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। यूजुअली मनी बिल अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, वो कौन डिसाइड करता है? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखें। मनी बिल कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन द ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। सेकंड, a bill is a money bill or not, it is being decided by the speaker of the house. Third, मनी बिल को प्रोड्यूस करने से पहले जो प्रायर परमिशन होती है वो किसकी लेनी पड़ती है? यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। इनकी प्रायर परमिशन के बिना वो बिल प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई भी खर्चा करना है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का खर्चा है, उसके लिए भी आपको प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेनी पड़ेगी। ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर कोई आप ऐसा बिल प्रोड्यूस करो जहां पे आपकी स्टेट्स की बाउंड्रीज ऑल्टर की जा रही है या आपकी न्यू स्टेट्स ऐड करने जा रहे हो, उस केस में भी प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन चाहिए होगी। अगेन मनी बिल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, इंपोजेस और वेरियस एनी टैक्स ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। कोई भी आपको टैक्स या ड्यूटी इंपोज करे जब स्टेट इंटरेस्टेड है, उस केस में भी
प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चाहिए होती है। बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड फॉर द एनेक्टमेंट रिलेटेड टू द इंडियन इनकम टैक्स। कोई भी ऐसा बिल जहां पे एग्रीकल्चर इनकम की बात कर दी है हो रही है, तो उस केस में भी वो जो बिल होगा उसकी प्रायर परमिशन किसकी चाहिए? वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन चाहिए। Next, a bill which affects the principle on which sum of money may be distributable to states, a bill that imposes any surcharge or any specific tax duty for the purpose of the center. Again, कोई भी टैक्स रिलेटेड जब भी कोई बिल प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे सरचार्ज की बात हो रही है, वहां पे सेस की बात हो रही है, उस केस में भी जो प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। फाइन। State bills imposing restrictions on the freedom of trade, commerce, and intercourse with that states within that states can be introduced in the legislature of the state only with the previous sanctions of the president. कोई भी ऐसे ट्रेड को लेके, कॉमर्स को लेके जो स्टेट लेजिस्लेचर में बिल प्रोड्यूस होता है, उस केस में प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट, nominates 12 personalities to Rajya Sabha and 2 members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. Basically, prior to 2019, prior to 2020, Lok Sabha में total number of seats थी 545, out of which 543 are directly elected and 2 are nominated, and those nominated members are from the Anglo-Indian community. एक सर्वे में पाया गया कि Anglo-Indian community अब इंडिया में जब बची नहीं है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन की भी कोई मतलब नहीं बनता। तो 2020 के बाद Anglo-Indian community की जो 2 सीट्स थी वो अब नॉमिनेट नहीं की जाती हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा इज 543। सेम राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 245। आउट ऑफ 245 12 सीट्स जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स की होती हैं और 233 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। देयर आर 4 ग्राउंड्स: आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस। ये 4 ग्राउंड से आप 12 बंदों को क्या कर सकते हो? यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हो। फ्रेंड, जो भी मैं यहाँ पे बात करूँ, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही उनको बोलते हैं कि आप इन बंदों को क्या करो, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इन बंदों को आप क्या करो? नॉमिनेट करो। फाइन। नेक्स्ट, इट डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन टू बी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। मान लो आरपीए एक्ट के तहत अगर कोई इंसान, कोई एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उस केस में जो फाइनल कॉल होती है वो किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। फाइन। Next is he promulgate ordinance when the parliament is not in session that must be approved by the parliament within 6 weeks from its assembly. He can also withdraw ordinance at any time. Ordinance issue, हम ordinance को आगे भी पढ़ेंगे। Ordinance का मतलब क्या होता है? जब both the houses or either of the houses not in session, जब आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, उस टाइम पे इमरजेंसी अगर हमें कोई लॉ बनाना पड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस को स्टूडेंट्स हम आगे वाली स्लाइड में डेप्थ में कवर करेंगे। आप सिर्फ इतना ही याद रखें यहाँ पे। Next, makes regulation for the peace, progress and good government of the Andaman Nicobar Island, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli, Daman Diu and Ladakh, Puducherry, but only when the assembly is suspended या फिर dissolved। ये उस टाइम पे इन सारे यूटीज को रेगुलेट कर सकते हैं जब क्या होगा? असेंबली सस्पेंडेड होगी या फिर असेंबली डिसॉल्व की गई होगी। फाइन। नेक्स्ट, ही लेज द रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी एक्सेट्रा बिफोर द पार्लियामेंट। ये इन तीनों की, फाइनेंस कमीशन की, यूपीएससी के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट के सामने क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इन अ रो इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या आता है? दे नीड प्रायर रिकमेंडेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर आपको मनी बिल प्रोड्यूस करना है फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में, तो यू नीड अ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, प्रायर रिकमेंड फॉर द डिमांड ऑफ ग्रांट। अब जब भी कोई डिमांड करनी है ग्रांट के लिए, तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होगी? बजट के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। थर्ड, फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो हमारा बजट होता है उसको पार्लियामेंट के सामने कौन प्रोड्यूस करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन फॉर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स इन द देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अदर इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो भारत की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, इनफ्लो आउटफ्लो मनी का जो भी होता है, एक्सपेंडिचर या फिर आपका रेवेन्यू, वो सारा का सारा किसका पार्ट होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। भारत में जितनी भी इनकम हो रही है, जितना उनका खर्चा हो रहा है, वो सारा सारा पैसा कहां से ड्रॉ किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ किया जाता है। उसके साथ एक नया फंड होता है हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ सेकंड फंड होता है। ये एक ऐसा फंड है जो एक कोई भी अनफोर्सीन कोई चीज होती है, मानो कहीं पे बाढ़ आ गई या कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम पे अगर हमें पैसा चाहिए इमरजेंसी के केस में, तो ये जो कंटिजेंसी फंड है ये इसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिप्शन पे होता है। वो उस टाइम पे इस फंड से पैसा निकाल के कहीं पे भी दे सकते हैं
और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने पैसा वहां पे क्यों दिया। फाइन। नेक्स्ट इज द जुडिशियल पार्ट। फर्स्ट इट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पर चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। He seek advice from the Supreme Court on any question of law or facts non-binding on the president. सुन याद रखना, दिस इज नॉन बाइंडिंग। अगर कोई भी ऐसी उनको एक राय चाहिए सुप्रीम कोर्ट से जहां पे लॉ की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के कहीं जजेस से भी उसकी राय ले सकते हैं, लेकिन जो राय वो देंगे, तो एडवाइस दे आर टेंडरिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन हिम। वो फिर अपनी मर्जी से उस राय को माने चाहे ना माने, लेकिन उन पे वो बाइंडिंग कभी भी नहीं। नेक्स्ट, दे ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, punishment or suspend, remit or commute all cases where the punishment or sentence is by a court martial, offense against union law and a sentence of death. स्टूडेंट्स, इसको हम अलग से एक टॉपिक अभी कवर करेंगे आने वाले टाइम में 10 मिनट बाद, तो आप इसको मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट इज योर डिप्लोमेटिक पावर। जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं वो किसके नाम पे की जाती है? हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। ही रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट फोरम्स एंड अफेयर्स एंड सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? उनको कौन भेजता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया को इंटरनेशनल फोरम पे कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये पता हो कि दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। नेक्स्ट इन इज मिलिट्री पावर। ही इज द सुप्रीम कमांडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। जितने भी सारी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया की, उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, द नेवल चीफ एंड द एयर फोर्स चीफ। जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस के चीफ है, एयर फोर्स, नेवल एंड आर्मी, इनके चीफ को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज अगेन समवेयर रिलेटेड टू द इमरजेंसी। अगर आप किसी भी देश को अपनी वॉर डिक्लेयर करनी है, कंक्लूड करना है, तो वो हमारे इंडिया में कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही उनको बोलेंगे कि यहाँ पे आपको वॉर को क्या करना है? डिक्लेयर करना है, या वॉर को क्या करना है? आपको कंक्लूड करना है। फाइन। नेक्स्ट इज योर वीटो पास। वीटो पास क्या होता है? अगर कभी भी बिल पास होता है लोकसभा या राज्यसभा में, वो तब तक एक्ट या लॉ नहीं बन पाता जब तक उसकी फाइनल असेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नहीं मिलती है। जब भी कभी बिल पास होगा तो उसके प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल। वो क्या करेंगे? अपने रजामंदी से उस बिल पे साइन कर देंगे। ही मे विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, देन द बिल एंड्स। अगर कोई भी बिल वहां पे पहुंच गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उन्होंने मना कर दिया कि उसका साइन नहीं कर रहे हैं, वहां पे बिल क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। Next, he may return a bill for reconsideration of the House if the bill is passed by both the House again with or without amendment and presented to the President for his assent. The President must give his assent to the bill. अगर क्या होता है, बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रीड करते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप इस बिल को वापस भेज के रिकंसिडर करें। दोबारा से बिल लोकसभा राज्यसभा में रिकंसिडरेशन के लिए जाता है। अगर बिल रिकंसिडरेशन के बाद विद और विदाउट अमेंडमेंट लोकसभा राज्यसभा उसमें चेंजेस करें चाहे ना करें, अगर दोबारा से रिटर्न करने के बाद वहां से बिल घूम के दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। उस टाइम पे वो बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं। फाइन। Thus the president has the veto power over the bills passed by the parliament. He is vested with 3 vetoes. Basically 3 टाइप की vetoes होती हैं: absolute veto, suspensive veto and pocket veto. There is no qualified veto in case of an Indian president. It is possessed by the American president. Qualified veto क्या होती है स्टूडेंट्स? बेसिकली इंडियन केस में 3 ही वीटोस हैं। क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास होती है। उस केस में क्या होता है? अगर उनके हाउसेस का बिल पहुंच गया प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास, यूएस के प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस से हाउसेस के पास भेजा, यूएस के प्रेसिडेंट ने उसको वापस से उन हाउसेस के पास भेजा। उन अब हाउसेस को अगर बिल पास करवाना तो वो हायर मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास करके दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास भेजना पड़ेगा। बट इंडिया के केस में ऐसी कोई भी वीटो नहीं होती। फाइन। Next is absolute veto. Now, this is with reference to the President of India. It refers to the power of the President to withhold his assent to the bill passed by the Parliament. The bill then ends and does not become an act. वही बात हुई, जब बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, लोकसभा राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट ने अपनी बिल को क्या करके विथहोल्ड कर दिया। तो प्रेसिडेंट बिल को विथहोल्ड कर देंगे तो वो कभी भी एक्ट या लॉ नहीं बन पाएगा। उस केस में वो बिल क्या हो जाता है? एंड हो जाता है।
It is exercised in the cases with respect to the private member bill and with respect to the government bills when the cabinet resigns and the new cabinet advises the president to give his assent to the such bill. Basically, most of the cases में ये withhold कब किया जाता है बिल को? मान लो there are two type of bills. One is private member bill and another is government bill. अगर the bill which is produced by a non-minister means MP of a house, but he or she is not a minister. अगर वो बिल प्रोड्यूस करते तो उस बिल को बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. अगर कोई भी बिल मिनिस्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उस केस में इस बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है, विदहोल्ड किया जा सकता है. गवर्नमेंट बिल 99% क्या होते हैं, पास कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. फाइन. नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो. The president exercises this veto when he or she returns a bill for reconsideration of the parliament. However, if the bill is passed again by the parliament without amendment and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill. Basically क्या होता है कि वही सेम चीज, अगर प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचा, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए, दोबारा से लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को रिकंसिडर करते हैं, वो उस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स करे चाहे ना करे, अगर वो दोबारा से वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा बिल तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज assent. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसिव वीटो. द प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मनी बिल के केस में वो बिल को वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए. क्यों? क्योंकि मनी बिल उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रोड्यूस किया जाता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना. द प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल. व्हाई? क्योंकि मनी बिल उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रोड्यूस किया जाता है हाउस में. फाइन. And money bill can only be produced in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. Next is your pocket veto. The president neither rectify or nor reject nor returns the bill, but simply keep the bill pending for an indefinite period. In short, president ने बिल उठाया और अपने टेबल पे रख दिया, ना तो वो उसको रिजेक्ट करे ना एक्सेप्ट करे, उनके टेबल पे बिल पड़ा हुआ है, अब वो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो. आप उस बिल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं. जब ऐसा भी वो करेंगे तो वो बिल कभी भी लॉ नहीं बन पाएगा. The president can exercise this veto power as the constitution does not prescribe any time limit within which he has to take a decision with respect to a bill presented to him for his assent. Basically ये जो हमारी पॉकेट वीटो है, इसमें ये क्लॉज है कि प्रेसिडेंट के पास जब भी कभी बिल जाता है तो उसके पास कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं होता कि आपको इतने टाइम में ये बिल क्या करना है, पास करके या रिटर्न करना है या उसको पास करके आपने साइन करना है. तो वही उसी चीज का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को पॉकेट वीटो कर देते हैं और वो बिल कभी भी एक्ट या लॉ नहीं बन पाता है. फाइन. In USA, on the other hand, the president has to return the bill for reconsideration within 10 days. Hence, it is remarked that the pocket veto of the Indian president is bigger than that of the American president. Obviously, अमेरिका में अगर आपके पास बिल गया तो आपको 10 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा. लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. That's why Indian pocket veto, the president's pocket veto in Indian case is bigger than the American's president pocket veto. ये चीज भी याद रखना कि इंडियन जो प्रेसिडेंट की पॉकेट veto that is bigger than the American president veto. पॉकेट veto why? Because अमेरिका में वो 10 दिन के बाद उनको रिटर्न करना पड़ता है रिकंसिडरेशन के लिए, बट एज सच इंडिया में ऐसा कोई भी टाइम फ्रेमवर्क नहीं गिवन है. फाइन. No veto in respect to the constitutional amendment bill as 24th Constitutional Amendment Act 1971 make it obligatory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill. कोई ऐसा बिल जो प्रोड्यूस होता है हाउस के अंदर लोकसभा में जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, उसका नाम ही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उस केस में जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉकेट वीटो को वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो पॉकेट वीटो कैन नाउ बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड दिस वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th Constitutional Amendment Act 1971. This made it obligatory for the president to give his assent to the bill. Is it clear now, students? Fine. Next is president's veto over state legislation. ठीक. Students, सेम अगर स्टेट लेजिस्लेशन में बिल पास होता है तो गवर्नर के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं. इस केस में 4 ऑप्शन होते हैं. पहला, he may give his assent to the bill. Second, he may not give his assent to the bill. Third, he may return the bill for the reconsideration. Fourth होता है कि he may reserve the bill for the president's assent. जब भी गवर्नर ने कोई भी बिल प्रेसिडेंट के assent के लिए रिजर्व कर दिया, वहां पे गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है. उस केस में जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं. जब भी वो यहाँ पे बिल जाएगा, पहला ऑप्शन है कि he may give his assent to the bill. Second, he may withhold his assent to the bill and the bill ends. थर्ड ऑप्शन क्या होता है,
प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स व्हेन द बिल इज रिटर्न्ड द हाउस और द हाउसेस हैव टू रिकंसीडर इट विद इन 6 मंथ्स। अगर बिल वापस जाता है प्रेसिडेंट से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस हाउस को, उस लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर उसको क्या करना होता है, बिल को रिकंसीडर करना होता है। And if the bill is passed by the house or houses again with or without amendment and presented to the president for his assent, दोबारा से अगर 6 महीने के बाद वो बिल दोबारा से प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, in this case president is not bound to give assent to that bill. अगर वो पार्लियामेंट का बिल हो तो वो उसको असेंट देनी पड़ती है, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बिल रिकंसिडरेशन के बाद भी प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट टू द बिल। फाइन स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखना, स्टेट के केस में इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट इज योर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसको हमने आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है बेसिकली, मैं एक बार रीड कर देता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूं। He can promulgate an ordinance only when both the houses of the parliament are not in session or when either of the two houses of the parliament is not in session. Second, only when the president is satisfied to take action according to the 44 Constitutional Amendment Act, satisfied is under judicial review. Basically ordinance making power क्या होती है, मान लो हमारे दोनों हाउसेज और either of the house is not in session, जब भी हमारे दोनों हाउसेज या एक भी हम सेशन में नहीं है, उस टाइम पे हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि लॉ बनाने के लिए दोनों हाउसेज चाहिए। उस केस में जब सेशंस में हमारे हाउसेस नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 123 की पावर दी गई है, आप एक टेम्परेरी लॉ इशू कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। फाइन, बट वो अपनी मर्जी से कभी भी ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी इशूड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स पे यूनियन लॉ बना सकता है। ठीक है, जहां जहां पे यूनियन लॉ बना सकता है, जो भी यूनियंस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लॉ बनाते टाइम, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो सारी प्रिविलेजेस कहां पे इनको ऑर्डिनेंस इशू करते भी उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। फाइन, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज कोच सेंसिटिव टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सेम जो मैंने अभी आपको बोला कि जिन सब्जेक्ट्स पे यूनियन लॉ बना सकता है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे क्या हो सकता है, ऑर्डिनेंस भी इशू की जा सकती है। He can issue ordinance only on those subjects on which the parliament can make laws. Second, ordinance have the same force and effect as an act of parliament but are in nature of the temporary laws. जो इसका इफेक्ट होगा ऑर्डिनेंस का, वो सेम रहेगा जैसे एक लॉ का इफेक्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है ये, टेम्परेरी नेचर का होता है। एंड ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय हिम इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेम ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। Next is he can withdraw an ordinance at any time. The president can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of the council of ministers headed by the prime minister, not a discretionary power. Again, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा कि उसको ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करना है, ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करना है। इट कैन ओनली बी डन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इसके अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती है, लेकिन किसी भी टाइम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं किसको, ऑर्डिनेंस को। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम शुड बी लेड बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव इट टू बिकम एन एक्ट। एक्सपायरी 6 वीक्स, मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ 6 वीक्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जब भी कभी हाउस रीअसेंबल होंगे, जब भी कभी हाउस रीअसेंबल होंगे, तो जिस डेट को वो रीअसेंबल हो रहे हैं, वहां से 6 वीक के अंदर अंदर उन दोनों हाउसेस को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें इस ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर वो उस पर डिसीजन लेंगे तो पहले उस पर एक लॉ बनाया जा सकता है। अगर वो नहीं लेंगे तो 6 वीक के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये शट डाउन हो जाएगा। फाइन, यहाँ पे 6 मंथ 6 वीक इसलिए लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 बार साल में दोनों हाउसेस मिलेंगे, तो मैक्सिमम गैप बिटवीन द मीटिंग इज 6 मंथ। तो जब 6 मंथ में दूसरी बार मिलेंगे तो आगे 6 वीक के अंदर उनको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। तो मिनिमम लाइफ ऑर्डिनेंस की कितनी होती है, 6 वीक्स, मैक्सिमम कितनी होती है, 6 मंथ्स। आई होप दिस इज क्लियर। फाइन, नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उस केस में ऑर्डिनेंस इशू नहीं की जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ी बार क्वेश्चंस में भी पूछा गया कि ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस पॉइंट इज रॉन्ग। ऑर्डिनेंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में इशू नहीं की जा सकती। द ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। यस, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि बैकडेट इफेक्ट दे देना। अगर आज आप लॉ बना रहे हो, कोई भी सिविल लॉ बना रहे हो, बेसिकली क्रिमिनल लॉ में तो ऐसा नहीं था, सिविल लॉ में ऐसा होता है, जब सिविल लॉ बना रहे हो कोई भी, तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हो कि आपके बैकडेट से इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2025 में लॉ है, 2023 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो 23 में किसी ने कुछ भी ऐसा काम किया हो वो इसके इफेक्ट में आ सके। फाइन,
ये दो केसेस हैं, एक कॉपर केस है और एक डीसी बाजवा केस है। कॉपर केस बोलता है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड। अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर रहा है, अगर उसकी जो इंटेंशन है दैट इज मेलाफाइड, वो क्या हो सकती है, कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। अगर उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है उसके पीछे इशू करने के पीछे, तो उसकी जो ऑर्डिनेंस होगा वो कहां पे चैलेंज हो सकता है, जुडिशरी में चैलेंज हो सकता है। सेकंड, डीसी बादवा केस क्या बोलता है 1997, as he held that the successive re-promulgation of the ordinance with the same text without any attempt to get the bill passed by the assembly would amount to the violation of the constitution। अगर आप एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार उसको इशू करते जा रहे हो विदाउट चेंजिंग द टेक्स्ट, और उसको आप लेजिस्लेचर में प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे कि उस पर कोई लॉ बनाया जा सके, उस केस में भी उसको क्या हो सकता है, कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये दिस इज चैलेंजेबल इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। फाइन। Next is pardoning power. ठीक है, this is again a very important topic, pardoning power. First comes under Article 72. It empowers the president to grant pardon to the person who have been tried and convicted of any offense in case कोई भी इंसान convicted हो गया किसी offense को लेके, उसके पास एक pardoning powers होती है। pardoning power में पहला क्या है, on what grounds punishment or sentence is for an offense against the union law। अगर हमने ऐसी कोई भी punishment या आपको sentence मिला है, आपने कोई union law के against offense किया है, उस केस में। सेकंड, punishment or sentence is by a court martial। अगर आर्मी कोर्ट से आपको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, तो उस केस में भी आप पार्डनिंग क्लॉज के लिए जा सकते हैं। थर्ड, सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, आपको डेथ सेंटेंस हो गया, उस केस में भी आप पार्डनिंग क्लॉज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीन कंडीशंस है जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन। फाइन। अब इसके क्या क्या फीचर्स है। एन एग्जीक्यूटिव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। बेसिकली ये जो माफ कर देने की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, बट अगेन दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। बैक एंड पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इनको एड भी करते हैं और एडवाइस भी करते हैं। द फर्स्ट इज योर पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली एब्सॉर्ब्स कन्विक्शन। अगर कोई इंसान कन्विक्ट हो गया है, उसको 15 साल की सजा होगी, 20 साल की सजा होगी, वो डेथ सेंटेंस होगी, प्रेसिडेंट के पास उनकी याचिका दाखिल की जाती है, प्रेसिडेंट उस केस को रीड करते हैं, प्रेसिडेंट को लगता है कि यार इस इंसान के साथ गलत हुआ है, ये जुडिशरी से भी कभी ना कभी गलती हो सकती है, उस केस में जब प्रेसिडेंट उसकी सजा को बिल्कुल माफ कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्डन बोलेंगे। बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। फाइन। सेकंड, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन टू द राइट ऑफ पनिशमेंट। इस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक पावर होती है कि अगर इंसान को मान लो 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की क्या हुई है, सजा हुई है, तो उसकी पनिशमेंट को वो लाइटर फॉर्म में कर देगा। वो क्या कर देगा, उसकी सजा को लाइटर फॉर्म में कर देगा। मान लो 20 साल की सजा हुई है, 6x6 के कमरे में रहना है, तो इस बार क्या कर देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या कर सकते हैं कम्यूटेशन में, उनके कमरे की विड्थ बढ़ा देंगे कि 12x12 के कमरे में रखा जाए, लेकिन उनका टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या कर देंगे, लाइटर पनिशमेंट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड इज रिमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। अगेन यहाँ पे क्या होगा, आपको मान लो उम्र कैद हो गई है, आपको क्या हो गया, उम्र कैद हो गया, आपको अब जेल में अपनी लाइफ काटनी है। इस केस में क्या होगा, रिमिशन के केस में आपकी उम्र कैद को 10 साल की सजा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दे कैन रिड्यूस द पीरियड बट विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। फाइन। नेक्स्ट इज respite, lesser sentence than the original due to special facts such as pregnancy, disability, etc। आपको कोई सजा होगी, इन बिटवीन आप किसी एक बीमारी से डायग्नोज हो जाते हैं, या कोई फीमेल है उनको सजा हुई, वो वहां पे प्रेग्नेंट हो जाती है, उस केस में क्या हो सकता है, आपकी सेंटेंस को कम किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये स्पेशल फैक्ट्स यहाँ पे होने चाहिए। इन स्पेशल फैक्ट्स को कंसीडर करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करेगा, राइटर फॉर्म में चेंज करेगा। द नेक्स्ट इज रिप्राइव, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। आपकी जो सजा, मान लो आपको डेथ सेंटेंस हो गई है, आपको फांसी होने वाली है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप पार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो जो टाइम चाहिए, आपको एक क्या चाहिए, वहां पे एक स्टे चाहिए कि मेरी फांसी इतनी जल्दी ना हो, वो अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए आप एक इसमें प्रोविजन है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्राइव। आपकी टेम्परेरी जो पीरियड के लिए आपकी क्या हो जाती है, सजा पे हॉल्ट लगाया जा सकता है, यहाँ पे कह सकते हैं हम स्टे लगाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर। इनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। इनके पास एक डिस्क्रिशन होती है, अगर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की कभी डेथ हो जाए, तो जो सर्विंग पार्टी होती है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, ये अपने डिस्क्रिशन पे किसी भी वहां पे इंसान को एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो राजीव गांधी को उन्होंने अपने डिस्क्रिशन पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा।
यहीं से सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। आप मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 लेक्चर्स के बाद हम एमसीक्यूज लेके आएंगे। उस एमसीक्यूज जितने भी हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, विल टेक एमसीक्यूज फ्रॉम यूपीएससी पीवाईक्यूज, स्टेट बीएससी पीवाईक्यूज, एसएससी पीवाईक्यूज एंड जेके एसएससी पीवाईक्यूज। आप मेरे साथ एमसीक्यूज सॉल्व करना और आप मैक्सिमम एमसीक्यूज इसी कंटेंट से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इस लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद अपने लेक्चर से रिवाइज करें, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स वहां पे भी मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, कैच यू टुमारो, थैंक यू।